ये देश भारत जो एक कृषि प्रधान देश है और इसमें भारत का हर नागरिक दो लोगों के लिए बहुत ही दिली रूप से और इमोशनली कनेक्टेड है, और वो दो लोग हैं, एक किसान और दूसरा जवान। जहाँ किसान और जवान की बात आ जाती है, वहाँ देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं दिल में वो इमोशन लिए हुए कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, और वो चाहता है कि देश का किसान और जवान ये सशक्त हो। और जब यहाँ हम किसान की बात कर रहे हैं और जहाँ दिल्ली में एक किसान आंदोलन लगभग 1-1.5 महीने से चल रहा है, मैं इस बारे में बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो आंदोलन सही है या गलत है, ये किसान वर्ग ज़्यादा अच्छे से समझता है। लेकिन आज मैं उन कुछ बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूँ जो सवाल मेरे जैसे एक आम नागरिक के दिल में आता है। क्या भारत में किसी तरह के कृषि के अंदर रेवोल्यूशन की सही मायने में ज़रूरत है? अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कोई रेवोल्यूशन आया और अगर भारत के किसान को सशक्त करने की ज़रूरत थी, तो क्या वाकई में किसी बड़े बदलाव की ज़रूरत है? और अगर हम इस बदलाव के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में भी कई सवाल उठेंगे। पहला सवाल यह है, भारत को आज़ाद होते हुए आज 75 साल पूरे होने लगे हैं, और जब 75 साल पूरे हुए हैं उसके बाद भी क्या भारत का किसान सशक्त हो पाया है? क्या भारत का किसान वाकई में उतना मजबूत और इंडिपेंडेंट हो पाया है जैसा हम चाहते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 75% भारत की जनता सिर्फ कृषि के ऊपर निर्भर है। और कृषि यहाँ का, हम कह सकते हैं, हमने अपने स्कूल में पढ़ा है, ये हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। सो इफ़ एग्रीकल्चर इज़ अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, तो क्या एग्रीकल्चर के बारे में वाकई में कुछ बहुत अच्छा किया गया है? और अगर नहीं तो क्या किया जाने की ज़रूरत है? कुछ इसी के तरह के ख्याल मेरे मन में भी आए, और आज इसीलिए एक बहुत ही हरे भरे खेत के सामने आकर मैं ये अपना वीडियो बना रहा हूँ। भारत का किसान सच में एक ऐसा किसान है जो मेहनत करना जानता है, जो तकनीक को समझता है, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनके करने की ज़रूरत मुझे भी महसूस होती है एक आम नागरिक के नज़रिए से, क्योंकि मैं भी पिछले 75 साल के इतिहास को अगर ध्यान से देखता हूं तो मैं देखता हूं कि हर बरसात, जब बरसात ज़्यादा हो जाती है या बरसात कम होती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी गर्मी के कारण तो कभी सर्दी के कारण, हर बार इस किसान को मजबूर होकर हम रोते हुए देखते हैं, आत्महत्या करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं फसलें चौपट हो जाती हैं और उसके बाद फिर एक बार किसान सरकार के सामने हाथ फैलाकर खड़ा होता है कि उसको मुआवजा दिया जाए। तो क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? जी हाँ, परमानेंट सॉल्यूशन है मेरे दोस्तों, लेकिन शायद इसके बारे में बात करना हम सब लोगों ने इतना मुनासिब नहीं समझा, या हमने अपने इसकी प्रायोरिटी के अंदर इसको बहुत ऊपर नहीं रखा। और आज मैं देखता हूँ कि जहाँ एक किसान अपनी ज़मीन को हर एक जनरेशन के बाद 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांट देता है, और उसके बाद वो ज़मीन और छोटी होती चली जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी और कम होती जाती है, और इसके कारण वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूबता चला जा रहा है। कर्जा एक किसान के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा लगता है कि एक किसान कर्जे में ही पैदा होगा और कर्जे में ही उसको मरना होगा, लेकिन इस स्थिति को अब बदलना होगा। अगर भारत को वाकई में एक विकसित राष्ट्र बनना है तो भारत के किसान को विकसित भी होना होगा और समृद्ध भी होना होगा। जब तक भारत का किसान समृद्ध नहीं होगा, जब तक भारत के किसान के घर में वो समृद्धि दिखाई नहीं देगी, वो भी एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छे मकान में नहीं रहेगा, तब तक हम अपने इस देश को एक सुंदर, एक विकसित राष्ट्र के रूप में सोच भी नहीं सकते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे हल के बारे में बात करना जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब हम किसान को कभी भूख से, कभी बीमारी से, कभी गरीबी से और कभी लाचारी से, कभी सूखे से और कभी बाढ़ से पीड़ित होकर रोते हुए
नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं भारत का हर किसान हमारे जैसे, आपके जैसे एक आम और एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाए, क्योंकि जब हमारे अन्न में वो खुशी होगी तभी तो इस देश में वो खुशी आएगी। तो चलिए पहले भाग में हम समझते हैं कि असल में किसान की समस्या है क्या। देखिए, जैसे जैसे एक के बाद एक जनरेशन बढ़ती गई, भारत की आज़ादी के बाद हर किसान के पास जो एक सीमित जगह थी, यानी कि सीलिंग के बाद जो उसको ज़मीन मिली, वो ज़मीन हर जनरेशन के बाद बढ़ती चली गई। तो अगर किसी किसान के पास 100 बीघा या 60 बीघा ज़मीन थी, तो वो अगले जनरेशन में 30-30 बीघा का हो गया हिस्सा, और उसके बाद वो और छोटे हिस्सों में बढ़ती चली गई। आज स्थिति यह है कि एक आम किसान के पास, जिसमें 85% किसान ऐसा है जिसके पास मुश्किल से 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन है। आज़ादी के बाद एक कानून लाया गया। इस कानून को कहा गया सीलिंग एक्ट, यानी कि जितने भी किसान थे जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको ऐसे ज़मींदार जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन थी, उनसे वो ज़मीन लेकर और उन गरीब किसानों को दी गई। इसमें एक सीलिंग लगा दी गई कि इससे ज़्यादा बड़ी ज़मीन एक आदमी के खाते में नहीं हो सकती। तो अगर एक व्यक्ति के पास एक सीमित ज़मीन है, तो निश्चित रूप से उसके बेटों के पास, अगर उसके 2 बेटे हैं, तो अगले जनरेशन में वो ज़मीन आधी आधी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से करते करते जब इसके छोटे छोटे भाग हो जाते हैं, तो वो ज़मीन के भाग इतने छोटे हो जाते हैं कि उसमें किसी भी तरह की क्रॉप की प्रोडक्टिविटी निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि लागत बढ़ने लग जाती है, लेकिन सीमित ज़मीन में कोई बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं होती है, और उसके कारण प्रेशर में आके किसान को बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो फिर बाद में जाकर हमारे खाने में आता है और अनेकों तरीके की बीमारियां और तकलीफ़ें पैदा कर रहा है। तभी आज भारत का व्यक्ति ऑर्गेनिक फूड की तरफ भाग रहा है। तो कैसे मुमकिन होगा, कैसे इन चैलेंजेस को हम फेस कर पाएंगे? अब ये जब ज़मीन छोटी हो जाती है, तब किसान को इस ज़मीन के अंदर पैदावार लेने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले भाग में बात करना चाहूँगा किसान की मूल परेशानियों के बारे में। तो पहली परेशानी किसान की है कि उसकी ज़मीन का जो साइज़ है, जो उसके पास अपना भाग बचा है, वो बहुत छोटा होता चला गया है। आज 85% से ज़्यादा किसानों के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन है। तो अगर इतने छोटे भाग में वो किसानी करना शुरू करता है, खेती करना शुरू करता है, तो उसके लिए उसकी लागत निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चाहे ज़मीन छोटी हो या बड़ी हो, उसको ट्रैक्टर भी चाहिए, उसको पानी का पंप भी चाहिए, ट्यूबवेल भी चाहिए, पानी की व्यवस्था भी चाहिए, रास्ता भी निकाल के देना है। वो सारी चीज़ें जो एक बड़े ज़मीन को चाहिए, वही एक छोटी ज़मीन को भी चाहिए। हम दूसरी परेशानी जो है वो ये है कि किसान को हर साल किसी ना किसी परेशानी से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। कभी ओलावृष्टि से, तो कभी बाढ़ से, कभी सूखे से, तो कभी बीमारी से, कभी इल्ले से, तो कभी टिड्डे से। तो अगर हर साल उसके सामने एक तरह से भारत के अंदर तो कभी कभी आक्रमण होता है किसी पड़ोसी देश से, लेकिन किसान के खेत में हर साल आक्रमण होता है, हर फसल पर आक्रमण होता है, और उसको हमेशा निहत्थे ही इसके साथ लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लीजिए उसके ज़मीन पर सूखा पड़ जाए, या ज़्यादा बारिश हो जाए, या ओलावृष्टि हो जाए, हर हालत में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। और एक बार फसल बर्बाद हो जाती है तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। अब उसकी की हुई मेहनत की भी कीमत उसको नहीं मिल पाती है। इसका क्या है तरीका? आज हम देखते हैं कि हम अपने शोरूम से एक गाड़ी निकालते हैं, 1 लाख रुपए की या 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल भी निकालते हैं, तो सरकार ने कानून बना रखा है। कानून ये है कि आपको इंश्योरेंस कराना होगा गाड़ी का, और जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराए बिना कभी भी रोड पे अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो आपके ऊपर चालान किया जाता है, पेनल्टी दी जाती है। तो जब हम एक छोटी सी गाड़ी को इतना सिक्योर्ड बनाना चाहते हैं, हम एक गाड़ी के लिए भी इंश्योरेंस को मस्ट करना चाहते हैं, तो इस फसल बीमा को लाने में इतनी देरी क्यों हुई? क्यों 70 साल लगे भारत के किसान को इस फैसिलिटी को मिलने पे? लेकिन मैं सच्ची बात आपको कह रहा हूं कि किसान को आज भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। सिर्फ बड़े किसानों को छोड़ के छोटे किसान अभी भी अपनी फसलों को बीमा नहीं करा रहे हैं, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और जो लोग
अपनी फसल का बीमा करा भी लेते हैं और जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उनको उसका मुआवजा सही ढंग से नहीं मिल पाता। तो ये है दूसरी सबसे बड़ी समस्या। तीसरी समस्या है कि संसाधनों की कमी है। आज किसान अगर कोई छोटा है जिसके पास 2-3 बीघा ज़मीन या मान लीजिए 2-3 एकड़ ज़मीन है, तो वो कैसे उसके लिए ट्रैक्टर लाए, कैसे उसके लिए ट्यूबवेल खुदवाए, किस तरह से वो पानी का इंतज़ाम करे, कैसे वो कीटनाशक और उसके लिए जो उसको इनिशियल कैपिटल की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था करे, तो उसके लिए उसको कर्ज़ा लेना पड़ता है। चाहे वो अब तो बहुत अच्छा हुआ है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से हमेशा कर्जा लेना पड़ता है, बीज के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए और जो बेसिक लागत उसको लग रही है उसके लिए। तो ये लागत लगाने के लिए भी उसको कर्जा लेना पड़ता है और अगर इस कर्जे के बदले में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो ये कर्जा चुकाने का उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा हुआ कि किसान को अच्छी फसल हो गई और वो इस बात के लिए बहुत खुश है, तो जब वो मंडी में लेकर पहुंचता है तो इतनी फसल वहां आई होती कि खरीदार पैदा नहीं होता और वो फसल उसको या तो बहुत ही कम दामों पे बेच के जानी पड़ती है और कई बार तो ऐसा देखा गया कि किसान उनको बिना बेचे फेंक कर चला जाता है क्योंकि उसको कीमत ही नहीं मिलती है और यहाँ भी वो बर्बाद हो जाता है। तो चाहे फसल अच्छी हो या फसल खराब हो, डिमांड इज टू सप्लाई, मांग और पूर्ति की इस लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो वह है किसान। तो हल क्या है इसका? अभी कुछ हाल ही में कानून लाई भारत सरकार और उसका बहुत विरोध हो रहा है। कौन विरोध कर रहे हैं इस बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन विरोध हो रहा है क्योंकि जब भी कोई बदलाव कहीं पर भी आता है तो उसका विरोध होता है बिना ये समझे कि इसका फायदा या नुकसान क्या होगा। तो हल क्या है? अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या करने की ज़रूरत है? क्या एमएसपी करने से या किसी तरह के दाम तय कर देने से भारत के किसान की उन्नति हो पाएगी? अगर हो सकती थी तो अब तक एमएसपी थी, भारत का किसान विकसित क्यों नहीं हुआ? यानी कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। वो नया क्या है? दूसरा कानून जो आया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, उसका भी बहुत विरोध हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो कहा जा रहा है कि उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो किसान की ज़मीन को खा जाएंगी, उससे ज़मीन ले लेंगी और उसको कोर्ट कचहरी में फंसा देंगी, तो किसान किस तरीके से लड़ेगा, आदि आदि। आज हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सुनकर खुशी होगी, अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये किया जा सकता है। और ये आज से नहीं, मैं कई सालों से इस बारे में सोच रहा था। सिर्फ ये था कि मैं चाहता था किसी माध्यम से मैं सब लोगों को ये बात बता पाऊँ और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की। देखिए, आप सबको याद है अमूल के बारे में, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, एक ऐसी क्रांति जो दूध के क्षेत्र में आई थी जिसको हमने वाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया था। और जब ये क्रांति आई तब क्या किया गया? यही समस्या हमारे मिल्क प्रोड्यूसर्स के साथ भी थी। जब हमारे दुग्ध उत्पादक जो दूध का उत्पादन करते थे तो उनके दूध के साथ भी यही होता था कि वो किस तरह से लेकर मंडी तक पहुँचे या शहर तक पहुँचे, कैसे अपने दूध को बेच पाएँ और एक नई तरीके से इसकी मार्केटिंग होनी शुरू हुई, एक नई तरीके से बिज़नेस होना शुरू हुआ जहाँ पर किसान सिर्फ वो कर रहा था जो उसको करना चाहिए था, बाकी काम अमूल जैसी कंपनी ने, बाद में बहुत सारी और भी डेयरीज आई, मदर डेयरी आई और शायद हर राज्य में आज एक बड़ी डेयरी है जो इस तरह का काम करती है। तो मेरा यहाँ पर एक सॉल्यूशन कहने का ये है कि अगर हमें विश्वास नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या जो किसान है वो अच्छे तरीके से इसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा इंडस्ट्रीज़ के साथ और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, बिजनेस हाउसेस आएंगे उनके साथ, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले भारत को एक सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ लेके जाए। जब एक किसान है जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा से लेकर 1 एकड़ या 10 एकड़ तक भी ज़मीन है, अगर ये सारे किसान एक हो जाएं और ये एक सहकारी समिति बना लें, जिस समिति के अंतर्गत सभी किसान अपनी ज़मीन का एक पूल बना लें
और इस पूल को बनाने के बाद वो इस में डिसाइड करें, सोचें, विचार करें कि किस तरह से हम हमारी फसल की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ले सकते हैं। इसके लिए अब सारी समस्याओं का हल इस सहकारी समिति के अंदर है। पहली बात, अगर हम आज भी ये सोच रहे हैं कि इस किसान अपने बारे में एक अच्छा निर्णय नहीं कर पाएगा, या मान लीजिए वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है या इतना टेक्निकली नहीं समझता है, तो क्यों ना हम इनको एक संगठन में बांधते हैं। संगठन में एक शक्ति होती है। तो अगर ये सभी किसान एक सहकारी समिति मिलकर बना लेते हैं और सहकारी समिति के अंतर्गत ये बैठकर तय करते हैं कि हमारी इस ज़मीन में कौन सी फसल अच्छे ढंग से हो सकती है, किसकी कीमत हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है, और क्यों ना हम इस पूरी ज़मीन को एक यूनिट के रूप में इसके अंदर खेती करें और डिसाइड करें कि कितने एरिया में हमें कौन सी क्रॉप उगानी है, कौन सी फसल उगानी है। जब ऐसा होगा तो इससे फ़ायदा नहीं होगा कि सभी किसान एक साथ जुड़ जाएंगे, उनकी समस्या एक हो जाएगी और वो साधन भी ढूंढकर मिलजुल कर निकाल पाएंगे। अगर मान लीजिए वो सब मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि हमें किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, हमें किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना है किसी कंपनी के साथ, और हम सब मिलकर ये एग्रीमेंट करेंगे, तो वहाँ पर लड़ने के लिए भी उनके पास एक ताकत हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि इन सहकारी समितियों को एम्पावर करे, इनके पास क्रेडिट लिमिट्स हों, ये एक क्रेडिट सोसाइटी बनाकर पैसा इकट्ठा करके, जिसमें सरकार भी इसके अंदर कुछ अपना सहयोग करे, और उसके आधार पर ये अपने ही जगह पर वेयर हाउसेस बना पाएँ, बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना सकें, ये अपने लिए कॉमन रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकें, जैसे कि फसल में बीज उगाने के लिए ट्रैक्टर या ट्यूबवेल्स, या फसल को काटने के लिए कंबाइन मशीन्स, और जो जितने भी रिसोर्सेज इनको ज़रूरत है वो सभी रिसोर्सेज ये कॉमन लेवल पर मैनेज कर सकें, जहाँ पर ये अपना खुद का गैरेज मेंटेन कर लें। उन जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की देखरेख से लेकर उनका उपयोग, ये सब कुछ उस कॉमन रिसोर्स से हो पाए। इससे ये होगा कि हर किसान को अपने लिए एक ट्रैक्टर नहीं खरीदना पड़ेगा, उसे किराए पे ट्रैक्टर नहीं लेना पड़ेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें दूसरों से नहीं लेनी पड़ेंगी, और उसको ब्याज पे पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा जो वहाँ पर खर्च होने वाला है वो या तो क्रेडिट कार्ड से या क्रेडिट सोसाइटी से या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनको मिल पाएगा। वो पैसे के आधार पर जब वो अपना खेती बाड़ी करना शुरू करेंगे, दूसरी चीज़ उनके दफ्तर में ये होनी चाहिए दैट देयर हैज़ टू बी अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। ये जो अनुसंधान करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि इस ज़मीन पर क्या फसल अच्छे से हो सकती है, किस फसल की पैदावार अच्छी हो सकती है, किस फसल की कीमत ज़्यादा हो सकती है। हमने मान लीजिए कानून बना भी लिया, हमने मंडी हटा भी दी, तो आज भी क्या किसान जानता है कि उसको कहाँ पर कौन से देश के किस हिस्से में इस फसल के भाव अच्छे मिलेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा? आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्यों ना हम ऐसे ऐप्स बनाएं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जो आईटी के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स लेकर आएँ जिसमें किसान अपने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही अपने ऐप के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये डाल दे कि वो किस इलाके में कितने बीघा पे कौन सा क्रॉप उगा रहा है, कौन सी फसल उगा रहा है, और वो इसकी क्या कीमत एक्सपेक्ट कर रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि देश के अंदर कहीं पर भी अगर कोई मिडिलमैन या कोई किसान फसल खरीदना चाहेगा, या मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज़ कोई फसल खरीदना चाहती है, तो वो देख सकती है कि देश के किस हिस्से में कौन सी फसल पैदा हो रही है, वो कितनी क्वांटिटी में हो रही है, और वहाँ के किसान की आकांक्षाएं क्या है। अगर उसको ये सब कुछ ठीक लगता है, उसको वहाँ की क्वालिटी ठीक लगती है, तो समय रहने से पहले ही वो उस फसल को खरीद सकते हैं। या फिर अगर इस समिति के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये इसको स्टोर हाउस में या कोल्ड स्टोर में या वेयर हाउस में कुछ समय संभाल के रख सके, ताकि जब इसकी अच्छी कीमत आए तब वो इसको बेच पाएँ।
इससे सीधे सीधे किसान के ऊपर आने वाले भार को वो रोक पाएंगे और उसको मदद कर पाएंगे कि वो अपनी फसल की पूरी कीमत ले पाए। अब इसके बाद जो कोऑपरेटिव के पास एक और पावर होनी चाहिए, ये पावर ये है कि कोऑपरेटिव अपने यहाँ पर होने वाली फसल के आधार पे क्या फूड प्रोसेसिंग की जा सकती है। मान लीजिए उस गांव में वो गेहूं उगाते हैं, तो क्या वो गेहूं का आटा नहीं बना सकते? अगर उनके पास इतना गेहूं है तो वो गेहूं के फॉर्म में क्यों बेचे, आटे के फॉर्म में क्यों नहीं बेचे? क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूं जहां 16 रुपए से लेकर 18 रुपए किलो पे बिकता है, वही आटा हमें मार्केट में 30 से 40 रुपए किलो में मिलता है। तो क्यों ना यही किसान अपने ही गांव में इस गेहूं को आटे के रूप में प्रोसेस करे, पैकेज करे और अपने ब्रांडिंग करके और मार्केट तक पहुंचा दे। उससे दो फायदे होंगे, किसान को पूरा भाव भी मिलेगा, किसान अपने माल को कुछ समय स्टोर भी करेगा और किसान इस फसल को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में बेच सकता है। उसको एक साथ इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर इससे आगे की भी बात हो सकती है, किसानों की इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से गांव के लड़कों को, बच्चों को ये सिखाया जा सकता है कि कैसे बिस्किट बनाए जा सकते हैं, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करके और नए नए तरीके के चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिनकी कीमत और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। मान लीजिए किसी गांव में टमाटर होता है, किसी गांव में, मुझे याद है हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर टमाटर कई बार 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो पे बिकते हैं। तब मुझे हमेशा ये ख्याल आता है कि अगर टमाटर 3 रुपए किलो पे बिक रहा है तो आज हम इस सारे टमाटर को 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो पे भी खरीद कर अगर इसका टोमेटो सॉस, टोमेटो प्यूरी और ऐसी और दूसरे जो प्रोसेसिंग आइटम्स हैं वो बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो ये टमाटर कभी ख़राब नहीं होगा। इस टमाटर को हमने प्रोसेस और प्रिजर्व करके रख लिया, जो हमारे पास जब फसल नहीं होगी उस समय पर काम आ पाएगा। अगर मटर आ रही है तो हम उसके फ्रोज़न मटर बना के रख सकते हैं। लहसुन आ रहा है तो लहसुन पेस्ट, अदरक आ रहा है तो अदरक पेस्ट, या जो भी उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है उसके बारे में सरकार को बहुत सीरियसली प्लान करना पड़ेगा और इसके आधार पर उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएं, जहाँ पर वहाँ पर पैदा होने वाली सारी सामग्रियों को किसान ना सिर्फ सीधे मंडी में बेचने जाए बल्कि प्रोसेस भी करना शुरू कर दे, जिससे उसको कई गुना ज़्यादा दाम मिलने लगे। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत ही कुछ ऐसे लोगों को हमें लाना होगा जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर के या और कोई दूसरे कोर्सेज किए हैं, एमबीए करके शहर से पढ़कर आए हैं गाँव के वो बच्चे। तो क्यों ना वो रिसर्च करें कि दुनिया के किस हिस्से में किस तरह की क्रॉप्स की डिमांड है और अच्छे दाम मिलते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि हम हमेशा वही गेहूं, वही चावल, वही मक्का करते रहें। ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी मेडिकल और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत डिमांड होती है। तो क्यों ना किसान अपनी बेसिक फसलों को छोड़कर उसके अलावा भी दूसरी तरह की फसलों पर एक्सपेरिमेंट कर पाए। लेकिन इसके लिए उनको ज़रूरत होगी टेक्निकल नो हाउ कि फसल कहाँ से उनको बीज लाना है, किस तरह से वो फसल उगानी है, फसल उगाने के बाद, क्योंकि इसके लिए भी पूरी जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक किसान ये रिसर्च नहीं कर पाएगा, रिस्क नहीं ले पाएगा। उसके बाद कब कट के और ये कहाँ बेचने के लिए जानी है। तो इसके लिए भी एक पूरा ग्रुप बनाया जा सकता है जो कि सिर्फ इस बात पर काम करेंगे कि फसल को कहाँ से, किस तरह की फसल को पैदा किया जाए और कहाँ पर उसको बेचा जाए। इसी श्रृंखला में मैं अगला उपाय ये सुझाता हूँ कि जिस तरह से मोटर एक्ट के अंदर गाड़ी का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है और अब आयुष्मान भारत योजना और दूसरी योजना के अंतर्गत अब लगभग भारत का हर आदमी जो थोड़ा भी समझदार है वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराने लगा है, ठीक उसी प्रकार से खेती में फसल का इंश्योरेंस कराना मस्ट कर दिया जाए, ताकि अगर कहीं पे फसल का नुकसान भी हो जाए तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा मूल ले पाए इंश्योरेंस कंपनी से, अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए केस लड़ पाएँ। यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि हर किसान को अपने फसल की बीमा करानी ही है। अगर उसके पास कोई पशुधन है, कोई गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, तो उनके भी इंश्योरेंस कराने का प्रावधान इसमें होना चाहिए। इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि सरकार को एक
ग्लोबल आज तो गूगल मैप्स बन चुके हैं, जीपीएस आ चुका है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हर ज़मीन का इलेक्ट्रॉनिक मैप ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। सभी के जीआईएस मैपिंग होनी चाहिए, जिससे कि किसी की भी ज़मीन पर क्लिक कर कर आप ये चेक कर सको कि वहाँ पर कौन सी फसल पैदा हो रही है, इस फसल का मतलब बेचने वाला व्यक्ति कौन है, वो क्या भाव एक्सपेक्ट कर रहा है, फसल किस तारीख तक एक्सपेक्टेड है, आदि आदि। यानी सारी जानकारियाँ उस मैप के साथ कनेक्ट की जा सकें। तो इससे होगा ये कि सरकार के पास भी जानकारी ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा तेज़ी से पहुंच पाएगी, और उसकी वजह से सरकार ये तय कर पाएगी कि किस प्रोडक्ट को हमें एक्सपोर्ट करने की आज़ादी देनी है, कौन सी चीज़ अभी हमारे लिए पास असीमित नहीं है या सीमित मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, तो जिसको हमारे को एक्सपोर्ट नहीं करना है। जिससे कि कभी कभी आप देखते हैं एकदम से तेज़ी से प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, कभी आलू बहुत महंगा हो जाता है, कभी कोई दूसरी चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन किसान को उसका भाव नहीं मिल रहा होता है। मेरा एक और सुझाव है कि किसान के लिए सिर्फ किसानी करना काफ़ी नहीं है। यानी कि अगर गाँव के अंदर सिर्फ किसान या वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर रहें या सिर्फ पशुधन पर निर्भर रहें, तो ये काफ़ी नहीं है। आज भारत ने एक नए दृष्टिकोण से सोचा है। आज हम स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, आज हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे गाँवों के क्लस्टर्स हैं, मान लीजिए 5 या 6 गाँव हैं, उनके बीच में किसी ना किसी एक प्रकार की इंडस्ट्रीज़ लगाने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिए क्या होता है कि अगर आपको कोई एक खिलौने की इंडस्ट्री लगानी है या मान लीजिए कोई फर्नीचर की इंडस्ट्री लगानी है, तो आपके पास एक ही जगह पर उसी तरह की इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, तो आप वहाँ पर लेबर तैयार कर सकते हैं, आप वहाँ के लोगों को स्किल्ड बना सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि काम को किस तरह से करना है, मशीनों की सुविधाएं ला सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए ज़मीन दे सकते हैं, उनको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, बिजली के कनेक्शन दे सकते हैं। यानी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे, सारी सुविधाएं आप उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए गाँव के बीच में ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने की ज़रूरत है। वैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो पोल्यूशन नहीं करते हों, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी में रोज़गार देते हों। तो इसके आधार पर हमें ये देखना होगा कि आज हम चाइना से किन तरह के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जिनके अंदर कोई बहुत हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत है, कामगारों की ज़रूरत है, वहाँ पर हम हर जगह पर जो एक बंजर जगह होती है या जो जगह है जो ज़्यादा काम नहीं आ रही है, ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करें और गांव के आसपास के लोगों को वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध कराएं। जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, रोज़गार उपलब्ध होगा, तो साथ में स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, सभी तरह की कम्युनिकेशन सिस्टम हो पाएगी। तो गांव का किसान गांव में रहकर ही अपने आप को खुशहाल बना पाएगा, अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएगा और ख़ुद को हमेशा आत्मनिर्भर महसूस भी करेगा। तो हम हमारे सॉल्यूशन से कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि थोड़े से छोटे से बदलाव करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, लेकिन उसके अंदर कोऑपरेटिव के माध्यम से करनी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के माध्यम से करनी है, ताकि किसान संगठित हो, किसान संगठन में काम करे। संगठन से जब काम करेगा तो वो अपने लिए भी अच्छे डिसीजन ले पाएगा, अपने लिए अच्छे संसाधन इकट्ठे कर पाएगा, और साथ ही जो कंपनीज़ हैं जो उनके साथ धंधा करनी चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहती हैं, उनके साथ भी समझदारी के साथ बिज़नेस कर पाएगा। तो मेरे सपने का जो गांव है वो कुछ इस तरह से है। मेरे सपने के गांव में कुछ एरिया होगा जहां पर सभी किसानों के लिए सुंदर और अच्छे खूबसूरत से मकान होंगे। उनके बच्चों के पढ़ने के लिए एक बढ़िया सा स्कूल होगा जहां पर अच्छे टीचर्स उपलब्ध होंगे। एक बहुत ही अच्छा हेल्थ सेंटर होगा जहां पर सभी तरह का इलाज उनका हो पाएगा। उनके पास पोस्टल सर्विसेज से लेकर इंटरनेट सर्विसेज होंगी। गांव में कृषि के लिए इस तरह का दफ्तर होगा जहां पर उनको सभी तरह की जानकारियां दुनिया भर की कृषि मंडियों से और किस देश में क्या चीज़ बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है, किसका भाव अच्छा मिल रहा है, इस तरह की जानकारियां उनको वहां पर मिल पाएँ। और साथ ही वहीं पर वो अपने पशुधन को भी बढ़ा सकें। पशुधन के लिए भी हमें क्या करना होगा ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन साथ ही हम ये भी करें कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी लगाएं और इंश्योरेंस भी कराएं। ये सब चीज़ें जब एक साथ हो पाएंगी तब आप देखेंगे कि किसान अपनी फसल उगाएगा भी
उसको प्रोसेस करेगा भी और उसको बेच भी पाएगा। तो पूरा मुनाफा जो पहले बहुत सारे लोगों के हाथ में बढ़ जाता था, वो जब सीधे किसान के हाथ में आएगा तो वो किसान जो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर आज गांव को छोड़कर शहर की तरफ मजदूरी करने के लिए भाग रहा है, वो एक बार फिर वापस अपने गांव लौटेगा और गांव एक बार फिर खुशहाल होगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरे अपने विचार हैं, इसमें किसी भी तरह के पार्टी या किसी भी तरह के आंदोलन से जुड़ी हुई कोई सोच नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। तो ये कुछ मेरे अपने विचार थे, मेरे अपने आइडियाज़ थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको ये विचार कुछ पॉजिटिव लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि आप इसके साथ कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में उन पॉइंट्स के ऊपर भी बात कर सकें और आपको एक खुशहाल भारत, एक अच्छा भारत बनाने में हम सब अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें, एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल पाएँ। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे। वंदे मातरम।